हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अंडर सेक्शन 10 ये डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी कंडीशंस को इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इस सेक्शन के ऊपर बेस करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट लॉ एग्जाम्स में। तो देखिए, अंडर सेक्शन 2(a) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहा गया है कि एन एग्रीमेंट enforceable by law is contract। ठीक है, कोई भी एक एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट होना पड़ेगा, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओनली दोज एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट की जरूरत है। ठीक है, मेनली दिस थ्री एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट। तो पहला एलिमेंट ये है कि देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पार्टीज, राइट। एनी एग्रीमेंट, a person cannot make an agreement with himself, right? There has to be at least two parties for any agreement to be made. This is the first element. Second element is there needs to be a proposal. एक जन दूसरे दूसरे एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक प्रपोजल पुट फॉरवर्ड करेगा। एंड थर्ड इज एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रपोजल। ठीक है, तो जब प्रपोजल दिया जा रहा है और जब उसकी एक्सेप्टेंस हो रहा है तो वहां पे क्या है, वहां पे एक कंसेंट है। तो पार्टी एंड कंसेंट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट में ये दो एलिमेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो ही कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है। एनी एग्रीमेंट which follows the condition mentioned under section 10 of Indian Contract Act will be called a contract। तो देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है। तो यहाँ पे तो हो गया कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अंडर सेक्शन 10 क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, एक पार्टी होगा और कंसेंट होगा। तो अंडर सेक्शन 10 ये कहता है कि जब पार्टी होगा, एनी पार्टीज कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी पार्टी कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बट एनी पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, only when the parties will be competent, only then that will be called a contract। इनकॉम्पिटेंट पार्टी के बीच एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो सेक्शन 11 और 12 of the Indian Contract Act deals with the competency of the parties। जैसे there has to be by एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी होना पड़ेगा और साउंड माइंड होना पड़ेगा। साउंड माइंड होना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। और उसके बाद पार्टीज के बीच जो कंसेंट होगा, जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एक प्रपोजल है, एग्रीमेंट में एक प्रपोजल है और उसके एक्सेप्टेंस है, एक कंसेंट है। तो जो कंसेंट होगा दैट कंसेंट हैज टू बी फ्री कंसेंट। ठीक है, तो कंसेंट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 13। ठीक है, एंड सेक्शन अंडर सेक्शन 14 फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। तो कब किसी कंसेंट को फ्री कंसेंट कहा जाएगा, सेक्शन 14 ये कहता है कि व्हेन देयर इज दिस 5 एलिमेंट्स आर मिसिंग ओनली देन द कंसेंट विल बी कॉल्ड अ फ्री कंसेंट। एंड व्हाट आर दिस फाइव एलिमेंट? क्वेश्चन, फ्रॉड,
misrepresentation, undue influence, and mistake. Any consent containing any of these 5 elements will not be called a free consent. If these 5 elements are missing, only then the consent will be called a free consent. And in a contract, to make an agreement legally enforceable, first the parties has to be competent, and second the consent between the parties has to be free. The third and fourth element is ये कहता है कि the consideration and the object of the agreement has to be lawful. Right? Suppose for example A और B के बीच एक एग्रीमेंट होता है जहां पे A B को प्रॉमिस करता है he will give 1 lakh rupees to B for grievously in for, और B का consideration ये है कि B will have to grievously injure C. So this is an illegal act. तो वहां पे the consideration and object both are unlawful. So this is an agreement, but this is not a contract because this agreement is not enforceable by law. तो जो section 23, 24 and 25 है, this deals with the lawful object and lawful consideration. जहाँ पे section 25 में ये कहा गया है कि any contract, any agreement without consideration is also void. तो पहले कंसिडरेशन होना पड़ेगा और उसके बाद उस कंसिडरेशन को लॉफुल भी होना पड़ेगा. तो सेक्शन 25 के ऊपर एक दूसरा वीडियो बना हुआ है इन डिटेल हमारे चैनल में. प्लीज रेफर दैट वीडियो टू डिस्कस टू नो इन डिटेल अबाउट द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो दिस आर द थर्ड एंड दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, देयर इज दिस थर्ड and fourth point, and then finally in the fifth point ये कहा गया है कि it should not be hereby expressly declared to be void. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सेक्शन 26 से लेकर के 30 तक ये जो 5 सेक्शन है 26 to 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे ये 5 कंडीशन मेंशन किया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि दिस अंडर दिस 5 कंडीशन एनी एग्रीमेंट इज वॉइड. दैट मीन्स दोज एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल अंडर जैसे एनी एग्रीमेंट इन restraint of marriage, any agreement in restraint of marriage is void. Any agreement in restraint of profession, any agreement in restraint of judicial review, any uncertain agreement, or any wagering agreement. Under these 5 conditions, they are agreement, but they are not contract because it has been hereby expressly declared to be void. ठीक है, तो जब कोई भी एग्रीमेंट ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर देता है तब जाकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. एंड दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. थैंक यू.